Okay, we'll start with the chapter heat. So to understand heat, basically heat होता क्या है? It is a type of energy जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकता है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकता है ना हीट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट हमें समझना है वो है लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस, लेट अस कंसिडर अ बीकर। ठीक है, एक ग्लास का तुम्हारे पास डब्बा जैसा है, सपोज बीकर पता है ना, वो गोल सा आता है कांच का। सो इन दैट आई हैव आइस क्यूब्स, बर्फ के टुकड़े रखे हुए, एंड यहाँ पे हमने एक बर्नर रखा हुआ है जिससे हम उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीटिंग इट कंटिन्यूअसली, एंड मैंने इसके अंदर डाल के रखा है एक थर्मोमीटर। ठीक है, इस थर्मोमीटर के अंदर अब बर्फ का जो टेम्परेचर होता है, आइस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का जो होता है वो 0 से 100 तक होता है। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 100। एंड वेपर, वेपर मतलब भाप या स्टीम जो बोलते हो तुम, उसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 पे टच हो गया मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो एज यू कंटिन्यूअसली हीट इट, अब तुम इसके अंदर थर्मोमीटर डाल के रखोगे, थर्मोमीटर टेम्परेचर कितना दिखाएगा तुम्हें? ठीक है क्या? बर्फ है। ठीक है, तुम हीट करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा? सबसे नीचे की तरफ से हीट लगेगा, एक आइस का ब्लॉक पिघल जाएगा और वो क्या हो जाएगा? उतना अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर आ जाएगा। तुम टेम्परेचर देखोगे ना, फिर तुमको 0 डिग्री सेल्सियस से दिखाएगा। ठीक है, देन और हीट दोगे तो क्या होगा? ये भी पिघल गया बट बर्फ तो अभी भी प्रेजेंट है ना, तो टेम्परेचर तुमको वापस 0 डिग्री दिखाएगा। एज यू कीप ऑन हीटिंग, अब बस एक ब्लॉक बचा है बर्फ का, अब तुम इसके अंदर डिप करोगे तो भी तुम्हें टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री दिखाएगा। लास्ट बर्फ पिघल गई। ठीक है, अब जब तुम मेजर करोगे तो टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से 1 2 पॉइंट वाइज बढ़ते जाएगा और ऐसे करते करते 100 तक पहुंचेगा। वंस इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 के ऊपर तुम्हारा थर्मोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0 से 100 तक ही मोस्टली थर्मोमीटर हम लैब क्लिनिकल थर्मोमीटर जो लेते हैं लैब के लिए, वो 0 से 100 के लिए होता है। और अगर ज्यादा होगा भी तो तुमको 100 से ऊपर नहीं दिखाएगा उसके अंदर। तुम 100 से ऊपर वाला फिगर लोगे ना थर्मोमीटर, 100 से ऊपर नहीं दिखाएगा तुमको। तो 100 के ऊपर अगर तुम हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे भाप बन के इसके अंदर से जो पानी का क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, वो इस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, एवरी सेकंड जैसे हीट लगेगा भाप बनते जाएगा और पानी कम होते जाएगा। बट तुम 100 डिग्री के ऊपर मेजर नहीं कर पाओगे, जब भी तुम उसके अंदर थर्मोमीटर डाल के रखोगे 100 ही दिखाएगा, 100 से ऊपर दिखाएगा। तो क्या इस केस में जब वो 0 डिग्री से पूरा का पूरा पानी बना, तब तक क्या हीट लगी नहीं थी उसको? जब आइस के ब्लॉक मेल्ट हो रहे थे, बर्फ मेल्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या हीट नहीं लग रही थी इसको? हीट लग रही थी, लेकिन क्या तुम उसको मेजर कर पा रहे थे? मेजर कितना दिखा रहा तुमको उस टाइम पे? 0। सेम वे जब पानी पूरा का पूरा गर्म हो गया और भाप बनना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? उसके बाद भी कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं, लेकिन दिखा कितना रहा है? तो जब तुमने एनर्जी दिया, हीट दिया, और हीट तुम मेजर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, हीट तुम दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, बट तुम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइप की हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। फाइन। अब ऑब्वियसली बात है, हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो यूज होगी। तो वो एनर्जी क्या कर रही है? वो एटम्स को ब्रेक कर रहा है, नॉट एटम्स, एक्चुअली बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर बर्फ कंसिडर कर रहा हूं, तो बर्फ तो वो सॉलिड शेप में, ठीक है, सॉलिड में जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। ठीक है, फिर जब लिक्विड लोगे तुम, तो लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट होता है, और गैसेस जो होंगे उसमें लूज होता है। ठीक है, तो इन दिस केस हुआ क्या था? सबसे पहले सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना? लिक्विड से क्या बना?
जब सॉलिड से लिक्विड बना, तुमने हीट मेजर नहीं कर पाया उसके अंदर, टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाए, हीट की बात नहीं, तो टेम्परेचर जब कोई चेंज नहीं दिखा रहा है तुमको, ठीक है, और कंटिन्यूसली हीट लग रहा है, तो वो तो क्या हो गया, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट यूज कहाँ हो रहा है, लेटेंट हीट यूज हो रहा है तुम्हारे बॉन्ड्स ब्रेक करने में, उसका फॉर्म चेंज करने में, ठीक है, स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड बनाने में या फिर लिक्विड से गैस बनाने में उसको। तो उस टाइम पे जो हीट जाती है, जो क्या कर रही है, उसका स्टेट चेंज कर रही है, या तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। जब तुम 100 पे पहुंच गए तो क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। तो ऐसे टाइप की हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, एक तो होता है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम पे हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर रहा है, तो उस टाइम की हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना वो। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या था, जब तुम किसी चीज को हीट सप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट को, और तुम उसमें थर्मोमीटर डालोगे, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखाएगा तुमको, ठीक है, बट वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, तुम सिर्फ मेजर नहीं कर सकते टेम्परेचर के हिसाब से उसको, इजंट इट। अब कहीं पे कोई जगह हॉट होगी तो वहां पे तुम लोग को टेम्परेचर वेरिएशन दिखना चाहिए ना, कम ज्यादा दिखेगा ही। अब यही जगह है मुंबई में जहां पे तुम रहते हो, तुम्हारे घर में अब भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है तुमको, थर्मोमीटर रखोगे तो, यही तुम एक दो महीने बाद जब बारिश आएगी तब देखो तो कम दिखेगा, इजंट इट। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हीट हो रही है वो तुमको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं हो रही है, वो कहां पे यूज हो रही है, मॉलिक्यूल्स या फिर बॉन्ड्स जो है उसको ब्रेक करने के लिए, एटम्स के बीच में। तो वो बॉन्ड्स ब्रेक करके वो कर क्या रहा है, उसका स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड बना रहा है, फिर लिक्विड से उसको गैस, इस केस में गैस मतलब वेपर हो गया, मतलब भाप जो बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें क्या होता है, सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते टाइम जो हीट यूज हुआ, तो मेजर नहीं कर पा रहे उसको टेम्परेचर, तो वो क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसको लिक्विड से गैस करते टाइम अगर तुम मेजर नहीं कर पा रहे हो टेम्परेचर, बट हीट यूज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब हो गया कि एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब यूनिट मास क्या होता है, अगर तुम मेजरमेंट किलोग्राम्स में कर रहे हो तो यूनिट मास का मतलब हो गया 1 kg, अगर तुम ग्राम्स में कर रहे हो तो यूनिट मास का हो गया 1 ग्राम, ठीक है। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर या फिर हीट 1 जूल्स, हीट का जो यूनिट होता है जूल होता है, या फिर एसआई यूनिट में, सॉरी एसआई में जूल होता है और इसमें सीजीएस में कैलोरी होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जैक्टली 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, फाइन। तो इसमें भी स्पेसिफिक लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन ऐसे भी दिया हुआ है। तो यहां पे उन्होंने एक ग्राफ दिया है पेज 63 पे, तो इन दैट यू कैन सी ऑन दी एक्स एक्सिस दे आर शोइंग टाइम, और वाई एक्सिस पे उन्होंने दिखाया है टेम्परेचर कितना है तुम्हारा। ए से बी तक वो बोल रहा है 4 मिनट हो गया, लेकिन टेम्परेचर कुछ नहीं बढ़ा है, देखो, ठीक है, सीधा सीधा एज इट इज जा रहा है। बट जैसे ही बी पे आया, बी के बाद क्या हुआ, वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और बढ़ते बढ़ते कितना गया, 100 तक, सी पे पहुंच गया। 100 के बाद सी से डी टेम्परेचर कंटिन्यूसली 100 ही है, वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो, बट ऊपर से नीचे से ऊपर कब जा रहा है, बी से सी तक में, बी से सी तक में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचा। 100 के बाद और कुछ नहीं बढ़ सकता, ठीक है, 100 के बाद बढ़ेगा ही कैसे, उसके टच में रहना चाहिए ना, टच में रहेगा ही कहां वो, क्योंकि जैसे वो 100 बनेगा वो भाप बन के बाहर निकल जाएगा, तो थर्मोमीटर कैसे टच करेगा उसको, isn't it? सो यहां पे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड द ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी। अब ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड बना ना, तब क्या किया इसने, वो हीट एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, एब्सॉर्ब करके क्या, बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। This heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transforms it into liquid phase। तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और सॉलिड को किसमें, लिक्विड फेज में, फेज मतलब वो जो स्टेट तुमको बोला सॉलिड लिक्विड सब, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। The heat energy absorbed at constant temperature during this transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion। तो constant temperature मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था ना, 0 डिग्री ही था, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, एज इट इज फिक्स ही दिखेगा तुमको। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट एब्सॉर्ब करेगा और जिससे क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो सेम लॉजिक होगा, अगर लिक्विड से गैस गए तो, बट उसमें क्या होगा,
फ्यूजन की जगह पे क्या आ जाएगा, वेपराइजेशन। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने डेफिनेशन दिया है, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fusion। तो यूनिट मास का मतलब मैंने तुमको बताया ना, 1 kg अगर तुम किलोग्राम से मेजर कर रहे हो तो 1 ग्राम अगर तुम ग्राम से मेजर कर रहे हो तो 1 kg या फिर 1 ग्राम जो भी तुम यूनिट कंसिडर कर रहे हो उसको कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट दिया तुमने, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। और अगर वजन से फर्क नहीं पड़ता, 1 किलोग्राम की जरूरत नहीं, सपोज मैं 1.5 किलोग्राम ले लेता हूँ, 300 ग्राम ले लेता हूं, ठीक है, तो उसमें कोई वजन यूनिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, इस पूरे को कन्वर्ट करने के लिए कितना गया, लेटेंट हीट है। बट अगर वो बोल रहा है कि यूनिट मास ही मतलब 1 kg या 1 ग्राम ही है, तो क्या हो गया, स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है इसका, स्पेसिफिकली बोला है ना कि 1 kg या फिर 1 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, so the next topic is regulation। now regulation का मतलब क्या होता है, एक कंसेप्ट है कि अगर तुम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करोगे, फिर दबाओगे उसको, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वो हीट जनरेट करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कि जब तुम किसी चीज के ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से हीट जनरेट हो, और जब तुम उसको हटा दो तो वो हीट अपनी जगह से वापस हट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं। सपोज आई हैव अ आइस ब्लॉक, ठीक है, देखा ना बर्फ का पूरा स्लैब आता है ऐसा इतना बड़ा, एंड इसके मैंने साइड में 2 वायर जैसे डाल दिए, एक इस तरफ से एक उस तरफ से आ रहा है, ठीक है, ऑन द अदर साइड, और यहां पे मैंने हैवी मेटल के 2 वजन लगा दिए इसके ऊपर। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअसली वो फोर्स उसको पुल करेगा नीचे की तरफ थ्रेड से, तो जैसे से फोर्स पुल करेगा ना, तो यहाँ का जो पार्ट है वो क्या होगा, हीट होगा। अब हीट कौन सा पार्ट हो रहा है, जो इसके कांटेक्ट में है वहीं पे, बाकी तो ठंडा ही है ना, तो क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और ऊपर का जो पार्ट था वो क्या हो गया था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, हीट लगने की वजह से गर्म हो गया, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब जैसे ये कन्वर्ट हुआ, इसके आजू बाजू का जो टेम्परेचर है वो तो अभी भी ठंडा है, तो वो क्या करता है, इसको वापस ठंडा कर देता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा वापस जम जाता है। ठीक है, अब हीट वहां पे लगी तो वहां से वो गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से लिक्विड हुआ, लिक्विड हुआ तो सॉलिड तो उसको रोक लेता है ना, आर पार नहीं जाने देगा, लिक्विड होगा तो क्या होगा, आर पार जाने देगा, नीचे चला गया। जब ये नीचे गया तो ऊपर का जो आजू बाजू का जगह था उसका जो टेम्परेचर ठंडा था ना, तो उसकी हीट जो मिली थी उसको, वो क्या हुआ, आजू बाजू वालों ने खींच ली, तो ये क्या हो गया, वापस जम गया। अब हीट कहां पे लग रही है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वापस क्या होगा, वो गर्म होगा, गर्म होगा तो वो और नीचे चला जाएगा, इट विल गो अ लिटिल फर्दर डाउन, और यहाँ पे जो पार्ट पिघला था उसकी हीट आजू बाजू का जो बर्फ है वो वापस सोख लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वापस जम जाएगा। ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो मेटल का वायर है वो पूरा का पूरा उसके आर पार निकल जाएगा, और तुम्हारा ये जो बर्फ का स्लैब है वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहा है, यहाँ का गर्म हो गया तो ऊपर का वापस जम हो गया, फिर यहां से नीचे गया तो ऊपर का उसके जाम हो गया, फिर वापस नीचे गया, तो ऐसे करते करते ये पूरा निकल जाएगा। एट अ टाइम पूरा का पूरा कभी टूटा ही नहीं ना, सिर्फ ऊपर का टूटा था, उतने में वो नीचे गया, जब वो नीचे गया तो बाजू की बर्फ ने क्या किया, उसका हीट अपनी तरफ खींच लिया, तो वापस ठंडा हो गया, फिर और नीचे गया तो वहां का पिघला था तो उसका हीट खींच लिया, ऐसे करते करते वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बट ऊपर का जो बर्फ है वापस क्या होता जा रहा है, जमते जा रहा है, तो बर्फ टूटेगा ही क्यों। तो तुम्हारा जो ये वायर जैसा है, मेटल है जो भी है, वो आर पार आ जाएगा, और ये तुम्हारा स्लैब टूटेगा नहीं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। ठीक है, ये रेगुलेशन सिर्फ बर्फ पे और इसके ऊपर एप्लीकेबल है ऐसा नहीं, किसी चीज पे जब तुम प्रेशर लगाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, दबाते हो उसको, तो हीट जनरेट होता है। इसका एक एग्जांपल लो, बॉल लो, बहुत तेज उसको खींच के दीवार पे मारो, कभी कभी ऐसा होता है हाथ में बॉल आता है तो गर्म सा लगता है। इफ यू हैव प्लेड क्रिकेट तुमको पता होगा, कभी कभी किसी क्रिकेटर ने बॉल मारा होगा ना, बैट बहुत तेज, तो हाथ पे जब आता है ना कभी कभी गर्म भी लगता है। ठीक है, तो हीट जनरेट होता है जब कोई चीज प्रेशर से या फिर फोर्स से आके लगती है, तो हीट जनरेट होता है। अनदर एग्जांपल, यू टेक हैमर, कीला लो, हैमर उसको मारो, जब मारोगे तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है उधर, इजंट इट। तो दैट इज व्हाई ये सेम चीज यहाँ पे है, अब वो हमेशा गर्म थोड़ी रहता है, अब इसके लिए बर्फ के लिए वो इनफ है उसको पिघलाने के लिए, इतनी हीट है वो, मेटल का जो कीला है उसके लिए इतनी नहीं कि उसको पिघला दे, समझ रहे हो।
इसके लिए इनफ है, तो इसके लिए इनफ है, तो ये पिघल जाता है। पिघलेगा तो वो लिक्विड स्टेट में हो गया ना, तो वायर को रोक नहीं पाएगा, वायर आर पार निकल जाता है, धीरे धीरे आते जाएगा और ऊपर का जमते जाएगा। एंड बाय दैट टाइम जब वो पूरा नीचे आएगा, ऊपर का तब तक पूरा वापस जम चुका होता है, तो वायर आर पार आ जाएगा और तुम्हारा बर्फ एज इट इज अटैच्ड रहेगा। फाइन, दिस इज नोन एज रेजुलेशन। पार्ट दैट वी आर गोना डू इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनिमल्स का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, मतलब यूजुअली जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, तो एनिमल्स मींस एबनॉर्मल। तो वाटर का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। कैसे? यूजुअली तुम कोई भी लिक्विड कंसिडर करो, ठीक है, अगर तुम उसको हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होता है, वो एक्सपांड होते जाता है, ठीक है। एक्सपांड का मतलब क्या? और फैलते जाएगा। अगर तुमको मैंने बर्फ दिया, बर्फ को तुम गर्म करोगे तो क्या होगा? फैलेगा ना पिघल के। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाते हो ना, वो और ज्यादा फैलते जाता है, ठीक है, और ज्यादा जगह लेता है। जितना ठंडा होगा, जितना कम टेम्परेचर वाला कोई चीज होगा, वो सिकुड़ेगा ना, उतनी कम जगह में फिक्स होने की कोशिश करेगा। तो लिक्विड कोई भी टाइप का तुम लो, उसमें क्या होगा, जैसे जैसे तुम उसको गर्म करते जाओगे वो ज्यादा जगह में फैलता जाएगा, मतलब क्या होगा, वो एक्सपांड होता है, ठीक है। कोई भी लिक्विड को हीट करोगे तो वो एक्सपांड होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो होता जाएगा। वाटर अकेला ऐसा है जो ये बिहेवियर कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तुम बढ़ाते जाओ, सपोज 0 डिग्री पे कोई टेम्परेचर है, फिर उसको बढ़ाओ, 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहो, क्या होगा, उसका एक्सपांशन होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इतना एक्सपांड हो जाएगा कि वो जगह कम पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, भाप बन के इवेपोरेट हो जाएगा। बट वाटर में कैसा होता है, उसका बिहेवियर 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऐसा नहीं करता है, 4 डिग्री से बात करता है। बट ये 0 से 4 डिग्री के बीच में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, अगर मैंने पानी लिया हुआ है कंटेनर में सपोज, और मैं इसको हीट कर रहा हूं, अगेन विद द बीकर थिंग एंड बर्नर लगा के हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो अगर तुम इसको हीट करोगे तो 0 डिग्री से तुमने स्टार्ट किया, सपोज 0 डिग्री पे क्या होता है, वो बर्फ भी होता है और पानी भी होता है, ठीक है। 0 उनका ट्रांजिशन फेज बोलते हैं उसको। अगर तुम लोग 0 पे हो तो 0 के इस तरफ गए तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, 0 के इस तरफ आएगा तो पानी हो जाता है। तो अगर 0 पे मैं उसको पानी के फॉर्म में रख रहा हूं सपोज, और मैं उसको हीट कर रहा हूं, 0 से तुमने 1 डिग्री किया, 2 डिग्री किया, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो तुम बढ़ा तो रहे हो ना टेम्परेचर। और लिक्विड के हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे तुम उसको गर्म करोगे उसका साइज एक्सपांड होना चाहिए, जितनी जगह वो ले रहे हो ज्यादा फैलते जानी चाहिए, उसका एक्सपांशन होना चाहिए। बट 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी ऐसा नहीं करता है, 4 के बाद फिर वापस वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा। बस 0 से 4 के बीच में और किसी लिक्विड में नहीं होता, सिर्फ पानी में होता है ऐसा। इसके लिए हमने क्या बोला है, एबनॉर्मल बिहेवियर, या फिर इन जनरल साइंस में उसको एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो ये वाटर के अंदर ही होता है। इसमें 0 से 4 डिग्री में वो कर क्या रहा है, वो एक्सपांड होने की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। अब यूजुअली कैसा होता है, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट तुम लो, कोई भी सब्सटेंस लो, उसको जब तुम गर्म करोगे, ऑन भी कि नहीं, उसको जब तुम गर्म करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली पिघलते पिघलते एक्सपांड होते होते भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पॉइंट से पीछे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो जमने लग जाएगा, फ्रीज होने लग जाएगा, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। बट पानी में कैसा है, 0 डिग्री पे वो क्या हुआ, पिघल गया। अब 0 के बाद उसको कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए था, एक्सपांड होना चाहिए था और फैलना चाहिए था। बट 0 से जैसे तुम 1 2 3 4 पे आए ना, 4 पे आके वापस कड़क हो जाता है, 4 तक आते आते मतलब और कड़क होना शुरू कर देता है। 0 पे पिघला, फिर धीरे धीरे बढ़ा तो क्या हो गया, कड़क हो गया, 4 पे वापस सॉलिड जैसा हो जाता है, और फिर 4 के बाद वापस क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर 0 से 4 डिग्री के बीच में होता है। वाटर का जो डेंसिटी है, मतलब वो मैक्सिमम जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है, वो कहां पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे वो सबसे ज्यादा सिकुड़ा हुआ होता है। अब ये जो है एबनॉर्मल बिहेवियर प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट ने कि ऐसा होता है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको होप्स एपेरेटस बोलते हैं, ठीक है। वो साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने होप्स एपेरेटस नहीं, होप्स नाम था उसका, एपेरेटस का मतलब तो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है। तो होप्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये मेथड यूज किया और उसके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि ऐसा होता है। तो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू कि क्या किया था उसने। उसने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर को सपोज ऐसे नीचे की तरफ से एक फ्लैट है, तो ये यहाँ पे रह सकता है इसके अंदर। इसके अंदर उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर भर के रखा है, और इसके अंदर इसने 2 टाइप के लेवल्स बना दिए, एक तो ये, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस
पार्ट के अंदर, ये जो है इसके अंदर उसने बर्फ और थोड़ा सा नमक डाल के रखा था, ठीक है। लाइक आई हैव अ ट्यूब, उस ट्यूब के बाजू में एक कटोरे जैसा लगा दिया, ठीक है, और उसके अंदर क्या किया, बर्फ डाल के रखा है और थोड़ा नमक डाल के रखा है। सॉल्ट डालने से क्या होता है, पिघलता नहीं है जल्दी, ठीक है, वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, वो फ्रीज का फ्रीज रहता है। आइसक्रीम वाले और ये सब बहुत यूज करते हैं, अपने कंटेनर्स में वो लोग रखते हैं बर्फ में नमक डाल के। तो क्या होता है, जो नमी निकलती है उसके अंदर से, वो क्या होता है, बर्फ का जो नमी निकलेगा, पिघलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो नमक सोख लेता है। तो उससे क्या होता है, तो आजू बाजू के बर्फ को लगता नहीं है पानी, आजू बाजू के बर्फ को पानी लगेगा तो और फास्ट पिघलता है वो। तो यहाँ पे उसने ऐसा ही किया, बर्फ के कुछ टुकड़े डाले और यहाँ पे क्या किया, नमक डाल दिया। अब उसने दो थर्मोमीटर लिए, एक थर्मोमीटर उसने यहाँ पे लगा दिया टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और एक थर्मोमीटर इस कंटेनर के ऊपर की तरफ के पानी पे लगा दिया, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक थर्मोमीटर को उसने T1 और दूसरे को T2 ऐसा नाम दे दिया, ठीक है, T1 एंड T2 ये नाम देके थर्मोमीटर लगा दिए। अब हुआ क्या इसमें, जो उसने पानी डाला इसके अंदर कंटेनर के अंदर, यहां तक भर दिया, ठीक है, ऊपर तक पानी, तो ऊपर का भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है, नीचे का भी कर सकता है। अब बर्फ है, तो बर्फ क्या करेगा, अपने आजू बाजू में, बर्फ तो कांटेक्ट में तो आ नहीं रहा है क्योंकि ट्यूब है ना, उस ट्यूब के उस तरफ एक दीवार जैसा है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, बट कांटेक्ट में आए बिना भी ठंडा तो किया जा सकता है ना। अगर मैं तुम लोग को पानी का बॉटल दूं, बॉटल को सिर्फ बाहर से टच करो, तुम्हारा हाथ ठंडा हो जाएगा, तुमने पानी को टच भी नहीं किया है, इजंट इट। तो इन दिस केस क्या हुआ, ये जो कांटेक्ट में आ रहा था, यहाँ का पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब पानी ठंडा होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसने देखा कि जैसे ही 4 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंचा, ठीक है, क्योंकि पानी उसने लिया हुआ थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर का लिया हुआ, 4 डिग्री के आसपास पहुंचा तो ये क्या हो गया, ये नीचे चला गया पानी, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो नीचे रहता है। अगर मैं तुम लोग को एक मेटल का बॉल दूं और एक प्लास्टिक का बॉल दूं और दोनों को पानी में फेंकने बोलूं, तो अंदर कौन सा जाएगा, मेटल का। प्लास्टिक का नहीं जाता, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक का डेंसिटी पानी से कम था और मेटल का ज्यादा था, इसके लिए वो चला गया। तो यहाँ पे पानी में भी तो ऐसा हो रहा है, पानी सिकुड़ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे क्या हो गया, उसका डेंसिटी बढ़ गया, जिसका डेंसिटी बढ़ेगा वो क्या होगा, तो नीचे जाके वो यहाँ पे जमा हो गया। अब उसने यहाँ पे देखा जो टेम्परेचर उसको कितना बता रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास आया, ये पानी का जो सिकुड़ना हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो क्या हो गया, नीचे चला गया। तो नीचे का पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना। अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डालते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे गया तो उतना पानी ऊपर आता है, तो सेम वे यहाँ पे पानी ऊपर आया। अब ये पानी ऊपर आया तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्रीज होने लग जाएगा, इसका 4 डिग्री के आसपास आ गया। अब ये और नीचे जा नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बर्फ जो है 4 डिग्री पे आ गया, तो वो सॉरी पानी जो है 4 डिग्री पे आ गया, तो क्या हो गया, वापस कड़क हो गया, अब नीचे जा नहीं सकता। अगर मैं तुमको कोई ऑब्जेक्ट पानी में डाला हुआ है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर और ऑब्जेक्ट डालने बोलो, तो उसके नीचे तो नहीं जा पाएगा ना, वो उसके ऊपर भले जा सकता है बट उसके नीचे नहीं जाएगा। तो इन दैट केस क्या हो गया, ये 4 डिग्री तक पहुंचा, अब ये नीचे जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जमा है। तो क्या होगा, ये इसी के कांटेक्ट में रहेगा, जो बाहर की बर्फ है वो क्या करेगी, वो और ठंडा करेगा उसको, इजंट इट, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली ठंडा यहाँ से टेम्परेचर मिलते जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 4 डिग्री तक था, अब इस पार्ट पे वो नीचे जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा है, तो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। बाजू का जो बर्फ है उसको और ठंडा करता जाएगा, ठंडा करते जाएगा तो वो जम हो जाएगा। जम गया मतलब ऊपर का जाम हो गया, नीचे का अभी भी थोड़ा सा पिघला हुआ है ना, क्योंकि नीचे का 4 डिग्री पे, तो वो क्या हो गया, हैवी है, डेंसिटी उसका ज्यादा है, लेकिन है तो अभी भी वाटर में ना, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे आएगा तब वो बर्फ बन जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पे 4 पे क्या है, हैवी वाटर है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा वाला वाटर है, बट है तो पानी ना, कड़क कड़क है लेकिन है पानी। यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूरा बर्फ जम गया। अब बर्फ जमने की वजह से यहाँ का तो पूरा फ्रीज हो गया और नीचे का क्या हो गया, 4 डिग्री पे ही रह गया, isn't it? यही तरीका होता है जहां पे तुम्हारे लेक दिखे, ऊपर बर्फ जमा होता है और नीचे पानी होता है। आइडियली स्पीकिंग तो नीचे भी ठंडा होना चाहिए ना, समझ रहे हो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी तो हो रहा है, जब पानी हैवी हुआ नीचे चला गया, तो अगर लेक है तो बाहर से हवा लग रही है, हवा लगने की वजह से ऊपर का पानी ठंडा हुआ, तो वो क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ने की वजह से नीचे चला गया, नीचे का पानी ऊपर आया। अब ये नीचे का पानी भी ठंडा हुआ, ये नीचे जाना चाहता है, कड़क हुआ, नीचे जाना चाहता है बट जा नहीं पा रहा क्योंकि ऑलरेडी नीचे कड़क पानी है, तो उसको जाने नहीं मिलता है। ये कंटिन्यूसली ऊपर वाला पानी कांटेक्ट में ये ऊपर वाला पानी कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेगा हवा के, तो ये और ठंडा होगा, ठंडा होगा तो जम जाएगा और नीचे का पानी पिघला हुआ रह जाएगा, isn't it? इसकी वजह से तुमको पानी के नीचे की, सॉरी बर्फ के नीचे की तरफ क्या होता है, पानी मिलता है। और ये अच्छा है
क्योंकि वहां पे बाकी के क्रीचर सर्वाइव कर पाते हैं, अगर नहीं होगा तो वो भी जम के मर जाएंगे। गेटिंग? सो दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय होप्स, और उसके एक्सपेरिमेंट में उसने ये सब बताया था। ठीक है, क्लियर विद दिस? एनोमलस बिहेवियर मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं होप्स apparatus। फाइन। टॉपिक इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। If you consider a certain amount of air in the atmosphere, suppose I take a container, और हमारा जो सराउंडिंग है, suppose this is the classroom that we are sitting in, और इसके अंदर ऑब्वियसली क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो एटम्स है एयर के, that are there, obviously which you can't see with your eyes, तुमको अगर वो आपसे दिखाएगा तो ऑब्वियसली दिखेगा नहीं। Now in this case तुम लोग ने यूजुअली ये देखा होगा कि अगर जमीन पे पानी गिर रहा है तो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वो जाता कहाँ है, तुम पूछते नहीं हो उसको, क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके, तो इवेपोरेट जब होता है तो पानी जाएगा कहाँ? अगर क्लास पूरा बंद है तो पानी गया कहाँ है? जो हमारे सराउंडिंग की एयर है उसके वाटर के अंदर, सॉरी उसके हवा के मॉलिक्यूल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अमाउंट ऑफ एयर अगर मैंने लिया हुआ है तो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इजंट इट? अगर मैं जमीन पे पानी डाल रहा हूं और वो इवेपोरेट होके हवा में मिक्स हो जाता है, तो अगर ऑलरेडी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर कंसीडर कर रहा हूं मतलब उसके अंदर ऑलरेडी होना चाहिए। नाउ ये जो है कितना अमाउंट ले सकता है, ठीक है, वो डिपेंड किस बात पे करेगा? दो चीज पे, एक तो एरिया कितना है या फिर वॉल्यूम कितना है, नॉट एरिया, ये दो चीज पे वो डिपेंड करेगा, एक तो वॉल्यूम, दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, नाउ अगर तुम्हारे सराउंडिंग में जो एयर तुम ले रहे हो एयर ज्यादा है, ठीक है, तो एयर ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। बट वही एयर है लेकिन सराउंडिंग ठंडा है तो पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। ये सीन बारिश के अंदर जल्दी सूखता नहीं है, जमीन पे पोछा मारोगे तो। अभी गर्मी के अंदर तुम ऐसा पोछा मारो, जब तक तुम यहां से वहां तक पहुंचोगे पीछे का सूख जाता है, इजंट इट? क्यों? क्योंकि अभी ड्राई है एयर। तो ड्राई क्यों है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर में है वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए ना पूरे ही पूरे। एयर में वो एयर में से भी गायब हो जा रहे हैं, इवेंचुअली जाएगा एयर में बट हायर लेवल पे चला जाता है वो। तो यहाँ पे जैसे जैसे तुम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, अमाउंट ऑफ वाटर जो वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर अदर एंड पे मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा। अभी हमने बोला कि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर जो है उससे कम कर दूं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जितना एब्जॉर्ब कर सकता था उतना हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, isn't it? What I am saying is कि इस अमाउंट ऑफ एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये और एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो जो ऑलरेडी इसके अंदर है वही इसके लिए इनफ हो जाएगा। अगर मैं उस पॉइंट से और कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तुमने देखा है गाड़ियों के ऊपर कांच पे लगा रहता है, बिल्डिंग के गेट के इधर लगा रहता है तुम्हारे, एंड कभी कभी ग्रास के ऊपर होता है, ट्रीज के ऊपर होता है, ड्यू ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं। ड्यू का मतलब क्या हो गया, जब टेम्परेचर कम हो गया रात को, रात से पहले पूरा दिन में तुम लोग का एयर पे अंदर वाटर इवेपोरेट हुआ तो जो सराउंडिंग की एयर है उसने पानी एब्जॉर्ब किया। अब रात को सडनली क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। अगर टेम्परेचर और बढ़ता तो और एब्जॉर्ब कर सकता था वो, लेकिन रात को क्या हो गया, सन गायब हो गया तो हीट कम हो गई। हीट कम हुई तो क्या हुआ, टेम्परेचर नीचे आ गया, isn't it? रात को ठंडा हो जाता ना थोड़ा कंपेयर टू डे। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट था, जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्रेजेंट थे, वो ज्यादा हो गए इसकी कैपेसिटी से, तो उसने क्या किया, वापस उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस पॉइंट तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन मतलब लिमिट उसका। ठीक है, तो अगर एयर सैचुरेटेड है मतलब क्या हो गया, तो कैपेसिटी रीच हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वो वापस उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर अनसैचुरेटेड है मतलब और एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो ये ड्यू पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जब तुम्हारा अमाउंट ऑफ एयर के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और तुम टेम्परेचर इतना ले आओ कि जो उसके अंदर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो उसके लिए सैचुरेटेड बन जाए। पहले इसके अंदर था एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे, पहले इसके अंदर सैचुरेटेड था क्या, नहीं। सैचुरेटेड होता तो क्या हो जाता, पानी में कन्वर्ट हो जाता। हुआ क्या, नहीं। अभी क्लासरूम में है ही ना, क्या हो रहा है, कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं टेम्परेचर कम करूं
तो क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वही इनफ हो जाएंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होते ही वो क्या करेगा, ड्यू में कन्वर्ट कर देगा उसको, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एयर जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, इससे बाद अब और ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उससे कम रहा तो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर सर। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना एयर में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, पानी, हम बोलते हैं ना मुंबई की हवा में नमी है, नमी मीन्स ह्यूमिडिटी ना, तो इसका मतलब क्या है, हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ के पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, अगर तुम कोई गांव साइड के एरिया में हो, जैसे कच्छ डेजर्ट हो गया, जैसलमेर का डेजर्ट हो गया, वहां पे आजू बाजू में दूर दूर तक पानी नहीं है, तो उससे क्या होगा, एयर जो है ड्राई होती है। यहाँ की एयर क्या है, ह्यूमिड है, मतलब क्या, नमी है उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, पसीना ज्यादा आता है, वहां पे नहीं आता है। बाहर जाते हो यहाँ पे तो पसीना आएगा, वहां पे क्या होगा, लू लगती है, सुना है गाँव में, हाँ क्यों, क्योंकि ड्राई एयर है, तो वहां पे स्किन लाल लाल सी हो जाती है, रैश आ जाता है, बर्न्स हो जाते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पसीना आ जाता है, वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है तुम्हारी बॉडी पे चिपक जाते हैं। अब वो तुम्हारी बॉडी पे चिपक क्यों रहे, पहली बात तो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम है कंपेयर टू बाहर। अगर कोई चीज का टेम्परेचर कम है तो वो पानी की जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स है उसको जाके चिपक जाते हैं। सर क्लासिक एग्जांपल है वाटर बॉटल, नॉट जस्ट वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोई सा बॉटल ले लो, अगर कोल्ड है वो, ठीक है। अब तुम लोग का बहुत मिसकंसेप्शन है, तुमको ऐसा लगता है कि जब हम पानी की बोतल फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते तो वो पानी उसके ऊपर बाहर कहां से आ गया, अंदर का बाहर थोड़ी निकला है। यूजुअली लोगों को ही लगता है कि अंदर का पानी बाहर निकला है, अंदर का कैसे निकलेगा, ढक्कन बंद है। और अगर अंदर का पानी बाहर निकला होता तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी, वो तो होती नहीं है, तो मतलब जो पानी है बाहर का ही बाहर लगा है। तो ये जो अगर वाटर बॉटल मैंने बाहर रखी है, सपोज इफ आई कीप द वाटर बॉटल हियर, ठीक है, इफ आई कीप द वाटर बॉटल हियर, तो यहाँ पे सराउंडिंग में तुम्हारे ये क्या करेगा, जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या है, लो टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर लो है कंपेयर टू सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये अपने आजू बाजू में एक पर्टिकुलर एरिया बनाएगा जहां तक इसका कोल्डनेस फैलेगा, इजंट इट। तो जो आजू बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, उस साइड से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे कोल्ड जगह पे, ठीक है, क्योंकि कोल्ड जगह पे आ गया तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर इसने कम कर दिया ना, सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने कम किया था क्लासरूम के अंदर तो क्या हो गया था, एयर सैचुरेट हो गया था। जब तुम उसको बाहर निकाल के रख देते हो तो आजू बाजू की एयर को क्या कर रहा है, सैचुरेट कर दे रहा है, तो आजू बाजू की एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए, वो बॉटल पे आके चिपक गए, समझ गया, क्योंकि आजू बाजू के जो भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो अब हवा जो थी वो सैचुरेट हो गई, जितनी दूर तक इसका कोल्डनेस जाएगा वो, ऐसा नहीं कि पूरे घर में ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, अगर कोल्ड ज्यादा रखोगे तो शायद आगे दूर ज्यादा तक चला जाए वो, तो तुम जितना दूर तक उसका कोल्डनेस का इन्फ्लुएंस जाएगा उतनी दूर तक क्या करेगा वो, सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि वो उनको सैचुरेट कर देगा, एयर को सैचुरेट हो गया मतलब क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं बाय द वे, तो इवेपोरेशन से कंडेंसेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे सराउंडिंग में, तुम्हारे जगह पे इतने अमाउंट ऑफ एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से बोलते हैं आज इतना परसेंट ह्यूमिडिटी होगा, परसेंटेज में आ गया तो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है, कि कंपैरेटिवली इतना है ऐसा, फाइन। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है, जब सराउंडिंग की एयर में तुम वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कंसिडर करोगे तो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी जगह में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, बट होते तो हैं। तुम टेम्परेचर लो कर दो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उस एयर के लिए इनफ हो गया, क्या वो इससे ज्यादा और मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, उसको वापस वाटर में कन्वर्ट कर देगा, एक्सेस हो जाता है ना उसके लिए, लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा, तो वो वापस जब कन्वर्ट होता है जिस पॉइंट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ वो एयर ले सकता है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। अगर उस अमाउंट से अभी भी बैलेंस बाकी है कि और ले सकता है तो मतलब अनसैचुरेटेड एयर तुम्हारा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग में जो एयर लिया तुमने उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कंपेयर टू कितना ले सकता है वो, ठीक है। तो कैपेसिटी होगी सपोज 100 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने की, बट अभी है नहीं उसमें 100, कितना है, 60 है, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज निकालो कितना होगा, 60%, तो 60% ह्यूमिड है, समझ रहे हो। जब सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है,
ये सब एक छोटी सी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। जब सराउंडिंग का, पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो गया, तब क्या होता है, सारा का सारा वाटर जो हवा में है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बारिश होने लग जाएगी। दैट इज हाउ रेन स्टार्ट्स। ठीक है। गर्मियों में क्या हो रहा है, भर भर के पानी इवेपोरेट हो रहा है, सी में इवेपोरेट हो गया, लेक में इवेपोरेट हो गया, देन तुम्हारे सराउंडिंग के जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, टैंक हो गया, जो भी हो गया, सब में से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होकर जा कहां रहा है, एयर में। एयर में जाएगा तो एयर में ऊपर जाके क्लाउड्स और ये सब फॉर्म हो जाता है, एंड वो सब क्लाउड्स के अंदर वो मिक्स हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। ठीक है। अभी अगर मैं पानी रखूं और उसके अंदर तुम लोग यहाँ पे सपोज मिट्टी रखो, यहाँ पे अपने हाथ पे मिट्टी लगाओ और नीचे पानी का बर्तन रख के गर्म करो उसको, इवेपोरेट होगा तो मिट्टी के साथ साथ चिपचिपापन आ जाएगा उससे, इजंट इट। तो वही हवा में हो रहा है, जो डस्ट पार्टिकल है वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है इसके लिए वो क्लाउड्स ही रहता है, वो पूरा का पूरा नीचे नहीं आता है, और इवेंचुअली वो क्या होता है, तो और भी 2-3 प्रोसेस होते हैं उसमें, वो तुमने 8th में 9th में सब सीखा भी, आई थिंक ज्योग्राफी में था ना तुम लोग को क्लाउड्स के बारे में। तो वो सारा का सारा वापस उसमें कन्वर्ट होता है एंड देन रेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बेसिक मीनिंग अगर तुम लोग को बताऊं इन शॉर्ट, तो अगर सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक मेटल का टुकड़ा जैसा है मेरे पास, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल का बना हो। अब यूजुअली कैसा होता है, जब स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है तो हमने बोला था ना यूनिट मास होना चाहिए, तो या तो तुम 1 किलोग्राम ऑफ ये ऑब्जेक्ट लो या फिर 1 ग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। फाइन। तो अगर सपोज मैंने तुमको एक कॉपर का टुकड़ा दिया, तो कॉपर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ही होगा अभी तो, इजंट इट। मैंने वो कॉपर का टुकड़ा तुमको दिया और बोला कि इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ा दो, तो इसका टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर सपोज 28 डिग्री सेल्सियस है हमारा, ठीक है, उसका 1 डिग्री बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, तो कुछ तो हीट देना पड़ेगा ना तुम लोग को। तो 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम जितना भी मैंने दिया है, अगर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया मतलब उतना ही होना चाहिए यूनिट मास। तो यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है। अब कॉपर के लिए जितना हीट लगा उतना आयरन के लिए नहीं लगेगा, ठीक है, उतना वाटर के लिए नहीं लगेगा। हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट का, हर एक टाइप के एलिमेंट का जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है वो अलग अलग लगता है, इजंट इट। अगर मैं तुम लोग को सपोज ग्रेफाइट देता हूं, ग्रेफाइट का अलग होता है, डायमंड का अलग होता है, ठीक है। कोई भी टाइप का मेटल ले लो, मेटल्स का जल्दी हो जाता है गर्म, कोई भी मेटल जल्दी हीट हो जाते हैं, नॉन मेटल्स जल्दी हीट नहीं होते। ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, कोई भी सब्सटेंस कंसिडर करो, बस उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है, ऑब्वियसली स्पेसिफिक मतलब 1 केजी हो, बाय डिफॉल्ट मान के चलो 1 किलोग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट उसको एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री गिराना है तो उतनी हीट उसको बाहर निकालनी पड़ेगी, इजंट इट। तो ऐसा नहीं कि हीट सिर्फ एब्सॉर्ब करने पे ही होगा, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर गिराने के लिए अगर हीट रिलीज भी किया उसने, तो जितनी हीट वो रिलीज करेगा वो स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्सॉर्ब किया या रिलीज किया, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज और डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको उसका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये हीट का जो फॉर्मूला है, हीट को वैसे डिनोट करते हैं सिंबल क्यू से, ठीक है, जैसे मास के लिए m यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम लोग v यूज करते हैं सिंबल्स, वैसे हीट के लिए सिंबल क्या, q यूज होता है। नाउ q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तो ये सब है क्या, m मतलब क्या हो गया इसका मास, ठीक है, c मतलब उसका स्पेसिफिक हीट, और T मतलब टेम्परेचर। अब डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वो जो ट्राइंगल दिखा है ना इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉपर की हम बात कर रहे थे, ये कॉपर हो गया, ठीक है, तो कॉपर के लिए कुछ सर्टन मास लिया मैंने, 1 केजी का कितना है वो तो अपने को पता है ना, बट 1 केजी नहीं, मैं सपोज रैंडमली कितना भी अमाउंट ले रहा हूं, मैंने तुम लोग को 3.5-4 किलो का एक टुकड़ा दे दिया, तो वो कितना हीट एब्सॉर्ब किया होगा। अब मैंने एक ही टेम्परेचर, एक ही डिग्री थोड़ी बढ़ाया इसका, मैं कंटिन्यूसली इसको गर्म करे जा रहा हूं, तो कितना हीट उसने एब्सॉर्ब कर लिया, अगर ये फाइंड करना है तो m उसका जो मास है 3-3.5-4 डिग्री जो ले रहे हो,
सी कॉपर का होता है ना, स्पेसिफिक है कि 1 किलो में इतना हीट एब्जॉर्ब करता है वो, तो वो सी का वैल्यू आ जाएगा। और टेम्परेचर तुमने कितने डिग्री से कितने डिग्री तक उसको गर्म कर दिया, तुमने स्टार्ट किया तब 28 था, अब तुम उसको जब छोड़ रहे हो उसका 35 37 कुछ हो गया, तो वो टेम्परेचर का फर्क कितना है, गैप कितना है, वो लेना है तुमको। तो Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब कोई कोई बुक में सी की जगह पे एस भी आता है, अगर तुम एनसीईआरटी और इन सब की बुक रिफर करोगे गलती से तो वहां पे एस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, सो सपोज वी हैव अ कंटेनर एंड यहां पे मैंने दो ऑब्जेक्ट रख दिया, एक मेटल का, ठीक है, बॉल है जिसको गर्म करके इसके अंदर रख दिया, ये हॉट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। एंड दूसरा मैंने एक नॉर्मल सा डब्बा रख दिया है, ये भी कोई मेटल का है, ठीक है, शेप है कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और ये जो बाउंड्री है ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ना तो इसके अंदर कोई आ सकता है या जा सकता है, ठीक है। तो यहां से बाहर हीट ना तो आ सकती है ना बाहर की हीट अंदर जा सकती है। जैसा थर्मस वर्मस देखा है तुम लोग ने, थर्मस में होता है ना अंदर गर्म रहता है बाहर का इधर उधर नहीं होता हीट, उसमें ऐसा 100% तो नहीं होता बट काफी देर तक रह जाता है गर्म। तो यहाँ पे अगर मैंने इस मेटल के ऑब्जेक्ट को गर्म किया है और अंदर रख दिया है, ठीक है, और ये नॉर्मल था रूम टेम्परेचर पे था, तो मैं क्या किया इसको यहाँ पे रख दिया। फिर थोड़े टाइम के लिए सपोज मैंने अंदर थर्मोमीटर लगा के रखा है, इनके अंदर दोनों का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां का जो हीट था वो इसके अंदर आ गया, तो हीट क्या हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो गया। अब कितना हीट ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाता टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इसका आएगा उतना इसका आएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं बन जाएंगे। इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, मतलब दोनों इक्वल आ गए, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएंगे तब तक ये हीट एक्सचेंज होते रहेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हॉट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, तो इसने रिलीज किया ना, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट जितना हीट रिलीज करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट उतना ही एब्सॉर्ब करेगा, तो इक्वल है, जितना इसने रिलीज किया उतना इसने एब्सॉर्ब कर लिया। अब ये हम बोल रहे हैं कि ये आइसोलेटेड है, मतलब अंदर का बाहर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी, ये जो मटेरियल ऐसा होना चाहिए खुद डब्बा नहीं एब्सॉर्ब कर ले तुम्हारी हीट, समझ रहे, ऐसा 100% होता नहीं है बट आइडियल सिनेरियो मान रहे, मैक्सिमम जितना रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एक हॉट ऑब्जेक्ट ने रिलीज किया उतना कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब करेगा और वो इक्वल होगा। फाइन। सो एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर डिवाइस है, मतलब एक मशीन जैसा होता है, इसके थ्रू ही हमको पता चलता है किसी चीज का स्पेसिफिक टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जग जैसा होता है, इसके ऊपर की तरफ इसको क्लोज किया हुआ होता है और इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर भरा हुआ होता है। फाइन। यहां से एक थर्मोमीटर लगाया हुआ होता है जो कि इसका टेम्परेचर मेजर कर सकता है, और यहां से इसके अंदर एक स्टरर होता है, स्टरर पता है ना, चम्मच, उसको मिक्स करने के लिए। अब मैंने सपोज एक मेटल का पीस लिया, कॉपर की हम लोग बात करते हैं, कॉपर का टुकड़ा मान लेते हैं, कॉपर को मैंने हीट किया, हीट करके इसके अंदर डाल दिया। अब ये कॉपर का जो है ये क्या करेगा, हीट अंदर रिलीज करेगा, और ये जो मटेरियल तुम्हारा ये आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल मतलब वही आइसोलेटेड, कि जहां पे अंदर से बाहर हीट आ जा नहीं सकती बाहर की तरफ से। वैसे तो इसके अंदर एक गैप होता है, यहाँ पे कवर जैसा होता है, तो वो जो हीट है, सपोज यहाँ पे मान लो मैंने कुछ तो कार्डबोर्ड जैसा लगा दिया है ताकि हीट इसके बाहर आगे और ना आ सके, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है कि हीट बाहर नहीं जाएगा। मैंने हॉट ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर डिप कर दिया पानी में, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज किया ना, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा हॉट ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब दो जगह पे होगा, एक तो जो तुम्हारी बाउंड्रीज है वो एब्जॉर्ब करेगी,
और दूसरा जो पानी है। तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल टू, ठीक है, हम कॉपर ले रहे हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट अभी के लिए मेटल लिया, इसके लिए मैंने मेटल लिख दिया। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब ये जो तुम्हारा बाउंड्रीज था इसका कंटेनर का, प्लस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। फाइन। तो अमाउंट ऑफ हीट जो लॉस करेगा कौन, तुम्हारा मेटल, वो दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा जाके, एक तो जो सराउंडिंग का वाटर है वो, और दूसरा जो तुम्हारा कैलोरीमीटर है वो एब्जॉर्ब करेगा। अभी हमने बोला हीट का सिंबल क्या होता है, Q, isn't it? यहां पे आ जाएगा Q ऑफ C प्लस Q ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसको Q ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या, तुमको जैसे मैंने बोला मेटल जरूरी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ वाटर, ये दो में डिवाइड हो जा रहा है। Q का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, अभी जो हमने देखा था, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। फाइन। तो यहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा M1, ठीक है, या फिर तुम चाहे तो O लिख सकते हो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, C ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट तुमने डाला है, कौन सा डाला था हमने, कॉपर, सब कुछ तो स्पेसिफिक हीट होगा ना, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, जब तुमने उसको अंदर डिप किया, उसके पहले गर्म था वो, जब अंदर डिप कर दिया टेम्परेचर सेम है क्या, ठंडा हुआ ना वो थोड़ा बहुत, उसका तो टेम्परेचर कम आ गया, तो उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ, तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज है, डेल्टा टी ऑफ सी नहीं सॉरी ओ ऑब्जेक्ट है ना, डेल्टा टी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, Q ऑफ C। C मतलब क्या था तुम्हारा, कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर का भी कुछ मास होगा ना, अंदर का जो कंटेनर है कुछ तो मास होगा इसका, M इंटू सी, सी मतलब कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट, यूजुअली कैलोरीमीटर का जो अंदर का पार्ट होता है ना कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है, इंटू डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर, प्लस वाटर के लिए, वाटर का क्या होगा, मास ऑफ वाटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर कितना ले रहे हो अलग अलग है ना, मैं यहां तक भर के रखूं पानी तो अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा, यहां तक रखूंगा तो अलग होगा, यहां तक रखा तो अलग होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का भी टेम्परेचर चेंज होगा, क्यों, कैलोरीमीटर भी तो गर्म होगा ना, पहले जो था मेटल का ऑब्जेक्ट डालने के पहले टेम्परेचर कम था, जब मेटल का ऑब्जेक्ट डाला तो हीट एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ेगा, सेम गोज फॉर वाटर। तो मतलब ये तुम्हारा पूरा एक जनरल फॉर्मूला होता है कैलोरीमीटर के लिए, ठीक है, तुम लॉजिकली भी यूज कर सकते हो, Q ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू Q ऑफ C प्लस Q ऑफ वाटर, और उसके बेसिस पे आ जाएगा। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो वैसे 1 होता है, तो ज्यादातर केसेस में वो वैसे भी 1 हो जाएगा। फाइन, बाकी जो होगा हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर जब यूज करेंगे इसको तब देखेंगे। क्लियर, फाइन।